हाँ बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई ढंग से हो रही है? बहुत बढ़िया। और आप सब लोग ठीक हो?
हाँ बच्चों, जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था लास्ट में, और अब हम स्टार्ट करेंगे टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहीं तक पढ़ाया था ना मैंने। तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, सुनिएगा भाई ध्यान से। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन था। बताओ बच्चों, प्रोटीन के प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ जब ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बना? बताओ। बॉइलिंग हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। अब बताना बच्चों, ध्यान से जवाब देना। ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन था, ये देखने में कैसा था बच्चों? फाइब्रस था। फाइब्रस प्रोटीन था, थ्रेड लैक प्रोटीन था ये। बिल्कुल ठीक है। बताओ, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड थे कि नहीं थे? बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड थे इसमें? यस। अरे प्रोटीन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा। मैंने आपको बताया था, प्रोटीन जहां जहां, पेप्टाइड बॉन्ड वहां वहां, बताया था। और साथ में क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे बच्चों, हमने प्रोटीन का ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो अल्फा हेलिक्स था और एक बीटा हेलिक्स था। ठीक है। अब इसके बाद आगे आता है टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात का जवाब देना बच्चों मेरे को, देखो ध्यान से। जवाब देना भाई। देखो, ये है प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बार बताओ, इस प्रोटीन के प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाए जिससे ये प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का बन जाए? तो आपने बोल दिया कॉइलिंग। अब एक बात बताओ, इसमें सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाए जिससे ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन का जो टाइप है, ये इस टाइप के प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, इसको फर्दर कॉइलिंग बोलने के बजाय इसको बोलना होगा बच्चों आपको फोल्डिंग। क्या बोलोगे बच्चों इसको? फोल्डिंग। तो याद रखना, यही है प्रोटीन का टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, या 3 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको हम। ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, हाईली फोल्डेड। ठीक है। याद रखना, ये जो प्रोटीन का टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, ये प्रोटीन का टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, अरे जैसे मेरे पास एक लीनियर वायर है, ऑयल करवा दिया, और उस कॉइल को आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करवा दिया, तो जब वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन वाला था, जब वो फोल्ड हो जाता है ना, तभी बनता है टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये लो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये कैसा दिखता है? ये दिखने में होगा बच्चों होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। या फिर ये इसको मैं बोल सकता हूँ ग्लोब्यूलर, या तो बोले इसको हम, हाँ बोल सकते हैं ना इसको, या तो होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपन विंटर में स्वेटर वगैरह जब वुलन से बनाते हैं ना, तो उसके गोले बना के रख देते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है लगभग। ठीक है। होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब और हाँ, एक बात और देखो, जितनी भी प्रोटीन है, उन प्रोटीन का जो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना, वो टर्सरी ही मिलेगा। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल का मैक्सिमम का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो टर्सरी मिलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। बच्चों याद रखना, जो एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम का नेचर भी प्रोटीन ही होता है। हाँ, एंजाइम की नेचर क्या होती है बच्चों? प्रोटीन होती है। ठीक है। तो मोस्टली प्रोटीन एंजाइम एग्जिबिट टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन शो करती है। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन।
अरे जब सबसे ज्यादा प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन यही मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही पता नहीं है, एक बच्चा पूछ रहा है आज। अरे भाई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है उसका। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसमें जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज्ड है, उसको बोलेंगे प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अरेंज मैंने एग्जांपल बताए तो थे आपको। प्राइमरी का तो एग्जांपल है ही नहीं कोई, वो तो स्टार्टिंग है। कोई भी प्रोटीन हो स्टार्टिंग प्राइमरी से होगी। सेकेंडरी के एग्जांपल मैंने बता दिए थे आपको, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, केराटिन, ये बता दिए थे मैंने। ठीक है। टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन जो है, अच्छा एक बार बताओ बच्चों, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा ही सही। एक बार बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? गलत जवाब, ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर। अरे यार एक ही मॉलिक्यूल तो है प्रोटीन का ये पूरा, इंट्रामॉलिक्यूलर मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। एक नया बॉन्ड मिलता है इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक बॉन्ड मिलता है इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और एक मिलता है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आयनिक बॉन्ड कैसे मिलता है, उसको समझ लो आप। तो देखो भाई, आपको मैंने पहले एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया था, याद हो तो। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपको। बोला बनाया था। अब ध्यान से जवाब दो, इसमें प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल हैं? प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल बोलो? मैं जानता था बच्चों गलत जवाब देंगे आप, एक ही मॉलिक्यूल है। अरे यार ये तो अमीनो एसिड है भाई, इसमें 3 अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन का मॉलिक्यूल तो एक ही है पूरा। ठीक है। अब देखो, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में इसको मैं ट्राइपेप्टाइड बोल सकता हूं कि नहीं, बोलो? ट्राइपेप्टाइड ही है भाई। इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है? 2 है। अरे नंबर ऑफ अमीनो एसिड 2 है ना यार इसमें, 2 है। अरे 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइपेप्टाइड। और पेप्टाइड बॉन्ड कितने कितने होंगे इसमें बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? ये रहे ना यार, दिख तो रहे, देखो ना। एक पेप्टाइड बॉन्ड तो ये रहा, और एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। जब 3 अमीनो एसिड को अटैच करते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड भी तो 2 ही बनते हैं, तो वही तो है। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, इसमें इस प्रोटीन के राइट टर्मिनल एंड पे बोलो COOH है? किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कॉन्फ़िगरेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। देखो जैसे एक रूम है, उसके अंदर मैंने टोटल 10 स्टूडेंट्स को बिठा रखा है। फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम ए है, उसके पीछे बी है, उसके पीछे सी है। अरे लेकिन ए बी और सी, इन बच्चों को मैं कितनी कितनी डिस्टेंस पे अरेंज कर रहा हूं, वो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। और वो बच्चे कौन से नंबर पे हैं, वो हो गया सीक्वेंस। ये डिफरेंस। ठीक है। हाँ एक बात का जवाब दो। इस प्रोटीन के राइट टर्मिनल एंड पे बोलो COOH है, और लेफ्ट टर्मिनल एंड पे NH2 है। तो एक बार बताओ, COOH की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी देगा कि नहीं देगा प्रोटीन? देगा। और बताओ इस NH2 की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी देगा? देगा। इसका मतलब प्रोटीन भी क्या होता है बोलो, एम्फोटेरिक होता है भाई। प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक हो गया भाई। होगा कि नहीं होगा बोलो? बिल्कुल होगा। अब बताओ यहाँ पे, ये जो COOH ग्रुप है, बोलो एसिडिक ग्रुप है, तो ये H+ रिलीज कर सकता है कि नहीं कर सकता बोलो?
और जब ये H प्लस रिलीज कर देगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। और बताओ ये जो बेसिक पार्ट है, बताओ ये H प्लस ले सकता है कि नहीं, और इसने यदि H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये कन्वर्ट हो गया NH3 पॉजिटिव में। बताओ अब ये मॉलिक्यूल ज्वीटर आयन बना कि नहीं बना, बोलो। वेरी गुड। अब एक बात और सुन लो, प्रोटीन का एक टर्मिनल एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको बोला जाता है एन टर्माइन। बताओ एन टर्माइन जो होगा उस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा ना। और जो नेगेटिव टर्मिनल एंड होता है इसको बोलते हैं बच्चों सी टर्माइन। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन का एक टर्मिनल एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड प्रोटीन का एक टर्मिनल एंड नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज हो गया। अब बात को सुनना यहां पे ध्यान से, ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है ये वाला, बताओ इसके एक टर्मिनल एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक टर्मिनल एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, बोलो। किसी बच्चे ने पूछा COO नेगेटिव कैसे हुआ, COOH जब H प्लस रिलीज करेगा तो COO पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? ये तो बहुत पहले बता दिया था मैंने, आज पूछ रहे हैं आप इस बात को, ये तो मैंने अमीनो एसिड में बता दिया था। बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सुनो ध्यान से, प्रोटीन का एक टर्मिनल एंड पॉजिटिव चार्ज है और एक टर्मिनल एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। बताओ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड के बीच में स्पाइरली कॉइल्ड और हेलिकली कॉइल्ड एक ही बात है। आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, पता है, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा होता हूँ वहां पे फोकस रहता नहीं है, और जो पहले पढ़ाया गया होता है या आगे आएगा उसको पूछते हो तो उससे क्या होता है, ना तो आपको पहले वाला समझ में आया, ना आगे वाला समझ में आएगा, ना जो चल रहा है वो समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम है। अरे भाई जिसको पढ़ा रहा हूं वहां फोकस करो, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बताओ प्रोटीन का एक टर्मिनल एंड पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम हो जाएगा, बोलो क्या, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने का एक तरीका और है। आयनिक बॉन्ड कैसे बन सकता है, देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में सपोज यहां पे ग्लूटामिक एसिड था और यहां पे था लाइसिन अमीनो एसिड, तो बता ग्लूटामिक अमीनो एसिड पर चार्ज कौन सा होगा, एसिडिक अमीनो एसिड पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। और बेसिक अमीनो एसिड पर चार्ज पॉजिटिव। तो एसिडिक अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो प्रोटीन थी, उसमें एक जगह था एसिडिक अमीनो एसिड, एक जगह था उसमें बेसिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज आया और बेसिक पे आ गया पॉजिटिव। तो बताओ इनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल ठीक। एक और समझ लो अब आप, डाई सल्फाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई सल्फाइड बॉन्ड बच्चों उन अमीनो एसिड के बीच में बनेगा, फिर से सुन लो, डाई सल्फाइड बॉन्ड उन अमीनो एसिड के बीच में बनेगा जिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में एच ग्रुप मिलता है। बताओ कौन सा अमीनो एसिड ऐसा होगा जिसकी स्ट्रक्चर में एच ग्रुप मिलेगा, सिस्टीन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देखो ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक सिस्टीन अमीनो एसिड ये रहा,
और एक सिस्टीन अमीनो एसिड, ये ले लिया मैंने। ये ले लिया भाई। सबसे पहले बताओ इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड। बताओ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों। देखो ध्यान से देखना आप सब लोग, है ना। यहां से OH और यहां से H रिलीज हो गया, मतलब वाटर रिलीज हो गया। ये बन गया CONH बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड। ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में से ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ बच्चों, देखो ध्यान से देखना अब इसको आप, है ना। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड। बताओ कितने सल्फर, 2 सल्फर हुए ना। इसीलिए इस बॉन्ड का नाम हो गया, बोलो क्या, डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, बताओ पेप्टाइड बॉन्ड जो ये है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है यार। देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हुए हैं। एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर डाई सल्फाइड बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बात याद रखना लेकिन, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रोटीन में होता है ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है बच्चों, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैसे तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको शायद 1 वीक पूरा लगेगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं, नहीं प्रोटीन के लिए बात कर रहा हूँ। प्रोटीन में स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होगा बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, जब आप वहां पे पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग, तो सर आपको बोलेंगे वहां पे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पढ़ाएंगे ना। मैं प्रोटीन की बात कर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये डिटेल में पढ़ेंगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग वहां है। ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक है इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये उन अमीनो एसिड के बीच में बनेगा जिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में साइड चेन हाइड्रोफोबिक मिलेगी। और ये हाइड्रोफोबिक साइड चेन मिलती है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे, उन एरोमेटिक अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, बोलो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब एक बार बताओ, सेकेंडरी से मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, क्यों। अरे क्योंकि इसमें बॉन्ड बहुत सारे हैं ना भाई, बहुत सारे बॉन्ड है। ठीक बात है। ये आयनिक बॉन्ड बता ही दिया अपन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन के बीच में बन सकता है। मतलब कहने का मतलब एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के बीच बन जाएगा। ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला सुनिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हाँ, सुनिए भाई, ये जो प्रोटीन का टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन था,
इस प्रोटीन के टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन के 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिंक हो गए बॉन्ड से। 2 और मोर देन 2 हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसे बनेगा एक बार और बता दो, सुन लो भाई। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड उन अमीनो एसिड्स के बीच में बनेगा जिन अमीनो एसिड में एरोमेटिक साइड चेन मिलती है, और वो किन में मिलती थी? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में, बस। और वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है वो साइड चेन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं 2 और मोर देन 2 प्रोटीन जिनका कॉन्फ़िगरेशन टर्शरी था आपस में असेंबल हो गए बॉन्ड के थ्रू। तो ये बनने वाला जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको बोला जाएगा बच्चों क्या? क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल। क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रोटीन शो करते हैं उसके एग्जांपल है हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। हीमोग्लोबिन जो है ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ये ऑल इंडिया पीएमटी 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बस इतना सा पूछा गया था, हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स? आंसर था 4, जिनमें से 2 का नाम था अल्फा और 2 का नाम था बीटा। बिल्कुल। ऐसे ही ये जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन? 4। अरे इस बात को समझो, इंसुलिन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनमें से एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। पीपीसी का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है इसमें 2 अल्फा होती है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। नाम रख दिए बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन के, नाम रखे बस, कुछ नहीं है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उनमें से एक का नाम अल्फा रख दिया और एक का नाम बीटा रख दिया। मैं ये भी रख सकता था इनके नाम 2A एंड 2B, ये भी लिख सकता था। नाम रख दिया बस, कुछ नहीं। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो। सबसे ज्यादा स्टेबल क्वार्टनरी, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। बताओ बच्चों मोस्ट स्टेबल प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल क्वार्टनरी। ठीक है, अब देखिए एक नई बात, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब समझ लो आप। डी नेचर का मतलब है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो भी प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाए हैं प्राइमरी से लेकर के क्वार्टनरी तक, ये जो प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको पढ़ाए ना प्राइमरी से लेकर के क्वार्टनरी तक, ये सारे ही प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन आपस में एक दूसरे में इंटरचेबल चेंजेबल है। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन का कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी टाइप के प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब कब प्रोटीन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप के प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर। एक तो ये हुई। दूसरा ये डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट पर। सेल की रिक्वायरमेंट से मतलब है प्रोटीन को सेल को सेल को प्रोटीन के जिस कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट हाईएस्ट होगी,
सेल किसी भी प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को उसमें कन्वर्ट कर सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को हाईएस्ट होती है। फिर से सुन लो, प्रोटीन के प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के, प्रोटीन के कितने कॉन्फ़िगरेशन है टोटल? मैंने प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं पढ़ाया अभी। किसी बच्चे ने पूछा है प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब बताओ, पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी। अभी सुनो ना, मैंने बोला कि प्रोटीन के 4 कॉन्फ़िगरेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाaternary। ये चारों कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेल क्या चाहता है। सेकेंडरी डिपेंड करता है पीएच, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे? तो देखो बच्चों, आप आगे चल करके जब एंजाइम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि यदि एंजाइम जो है उस पर पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर में वेरिएशन कर दिया, मतलब कहने का ये हुआ, यदि एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच बढ़ गया, तो इससे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। एंजाइम डीनेचर्ड हुआ मतलब क्या हुआ? प्रोटीन डीनेचर्ड हुआ। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब क्या एक्चुअली। प्रोटीन के डीनेचुरेशन में कुछ भी नहीं होता, प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होता है। ठीक है? प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होगा उसमें प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होगा। कैसे, वो तो मैं बता रहा हूँ ना। प्रोटीन के डीनेचुरेशन का मतलब समझ लो। डीई मतलब रिमूवल, नेचर मतलब उसका जो ओरिजिनल नेचर था। प्रोटीन का जो ओरिजिनल नेचर था, उस प्रोटीन के ओरिजिनल नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, वही प्रोटीन का डीनेचुरेशन है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन 2 टाइप का हो सकता है। प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन है ये 2 टाइप का हो सकता है बच्चों। एक तो हो सकता है टेम्परेरी, और एक हो सकता है परमानेंट। यदि प्रोटीन पर, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रोटीन पर पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो प्रोटीन हमेशा के लिए डीनेचर्ड हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा। जैसे एग है, एग के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है, आप एग को बॉईल कर दो, हाई टेम्परेचर हुआ, तो वो अगेन अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं आएगा। कैसा डीनेचुरेशन है? परमानेंट। लेकिन जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पीएच, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होते। तो जैसे कई बार किसी को फीवर आता है, तो फीवर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस टाइम याद रखना बच्चों, फीवर में प्रोटीन का टेम्परेरी डीनेचुरेशन ही होता है। हाँ, तो हमारी बॉडी में जो भी डीनेचुरेशन होगा ऑलवेज, वो कैसा होगा बोलो? टेम्परेरी ही होगा। अब आप हो सकता है क्वेश्चन पूछना चाहें आप कि सर हमारे अंदर परमानेंट नहीं हो सकता क्या? हाँ हो जाएगा ना, लेकिन फिर वो ह्यूमन बीइंग खत्म ही हो जाएगा। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन है सारे डीनेचर्ड हो जाएं, किसी ह्यूमन बीइंग को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दो, मर जाएगा ना यार। अरे वो 102 फ़ारेनहाइट होता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है बच्चों। किसी ने पूछा है सर टेम्परेचर तो 102 तक चला जाता है। अरे भाई दादा, वो 102 फ़ारेनहाइट में वैल्यू। यकीन मानिए, यदि किसी पर्सन का टेम्परेचर 70 डिग्री भी हो गया ना, तो ना वो रहेगा ना वो रहेगी। वो कौन? प्रोटीन। और वो कौन? वो पर्सन जिसमें वो प्रोटीन था।
वो फारेनहाइट में वैल्यू होती है 102 और समझ में आई बात। तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन के टाइम पे सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, प्रोटीन के डीनेचुरेशन में एक बार बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा क्या? अरे पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट जाएगा तो प्रोटीन कहां से बचेगा? इसीलिए मैंने बोला था प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा। यदि प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा। इसका मतलब प्रोटीन के डीनेचुरेशन में प्रोटीन का प्राइमरी नहीं होगा और बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन प्रोटीन का जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है मतलब उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होंगे, ये है इसका मतलब। और दूसरे बॉन्ड टूट जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब तक प्रोटीन नाम रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड साथ रहेगा। प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा। परमानेंट और टेम्परेरी रीनेचुरेशन डिपेंड करता है पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर ऑलवेज टेम्परेरी डीनेचुरेशन होगा। अब देखो वही बात कर दी, किसी बच्चे ने पूछा है सर पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? गजब हो गया भाई। अरे पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन है जिसमें बॉन्ड जो मिलते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। हमारी बॉडी में डीनेचुरेशन होता है लेकिन टेम्परेरी होता है, परमानेंट हो जाएगा ना तो खत्म सब कुछ। ठीक है, हमारी बॉडी में रीनेचुरेशन होता है ना यार, हमारी बॉडी में हो सकता है बाहर नहीं होगा। एग को एक बार आप बॉईल कर दो, क्या अपनी नॉर्मल स्टेज में आएगा क्या? एग अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा क्या बॉईल करने के बाद? बताओ, नहीं आएगा ना, तो परमानेंट डीनेचुरेशन है ना वो। ठीक, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बेसिस पे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। एक बच्चे ने बोला क्वाटनरी समझ में नहीं आया, पहले क्यों नहीं बोला भाई? अरे क्वाटनरी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं क्वाटनरी में। जो टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन था उसके प्रोटीन आपस में बॉन्ड के थ्रू असेंबल हो गए। तो जो प्रोटीन के टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन की जो असेंबलिंग है उससे जो प्रोटीन बन रहा है उसको हमने बोल दिया क्वाटनरी कॉन्फ़िगरेशन, बस। अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 3 टाइप के होते हैं बच्चों प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन उसको बोला जाएगा, फिर से सुनो, सिंपल प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो ओनली अमीनो एसिड्स के बने हुए होंगे। किसी बच्चे ने पूछा सर डाइसल्फाइड बॉन्ड मेथियोनाइन में नहीं बनेगा क्या? अब देखो मेरे को बहुत कड़े शब्दों में बोलना पड़ रहा है जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए। बच्चों आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पूछना चाहिए था। अब आपको मैं अब जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आएगा ही नहीं, अब पिछला समझ में आएगा ही नहीं, तो साफ हो गया ना सब। बहुत बेकार है बेटा बच्चों, सुधारो अपने आप को बहुत जल्दी। अरे भाई मिथियोनाइन में एसएच ग्रुप था क्या? वो तो सिस्टीन में था। फिर पहले ही बोला, क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जिसमें एसएच ग्रुप मिलेगा उस अमीनो एसिड का नाम बताओ, तो आपने आंसर दिया था सिस्टीन। तब मिथियोनाइन क्यों नहीं बोला? वहां का क्वेश्चन था, समझो बच्चों। तो मैं बता रहा था सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन आर द प्रोटीन्स
विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड। अब आप सोच रहे होंगे तो सर फिर और प्रोटीन बने हुए किसके होते हैं? हाँ, ये बात मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड प्रोटीन कि इसमें ये जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन का टाइप का बेसिस क्या है, सबसे पहले बोलना ये स्टार्ट किया था। उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर 3 टाइप के। फिर मैंने बोला सिंपल प्रोटीन आर द प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स। लेकिन वो प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड तो है ही, लेकिन साथ में कुछ और भी है रादर देन अमीनो एसिड, तो उसको बोल दिया जाएगा कंपाउंड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? हमने अभी तक सिंपल एंड कंपाउंड प्रोटीन जो पढ़े हैं, इनके डीनेचुरेशन या फिर डाइजेशन से जो प्रोटीन बनेगा उसको डिराइव्ड प्रोटीन बोलेंगे। अब आप बताओ सिंपल प्रोटीन क्या है, बोलो सिंपल प्रोटीन बोलो। अब एक बच्चे ने पूछा कुछ और क्या हो सकता है, कंपाउंड प्रोटीन पढ़ा दिया क्या मैंने अभी, उसमें आएगा ना वो तो। अरे यार बच्चों क्या करते हो आप, अरे कंपाउंड प्रोटीन पढ़ने तो दो, क्या आएगा वो पता लग जाएगा ना यार। द प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड। कंपाउंड प्रोटीन में अमीनो एसिड प्लस कुछ एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा क्या होगा उसी के बेसिस पे कंपाउंड प्रोटीन के टाइप पढ़ाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। एक है डिराइव्ड प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जो हैं सिंपल एंड कंपाउंड प्रोटीन, इनका या तो हो जाए डीनेचुरेशन या हो जाए डाइजेशन, तो उससे बन जाएगा क्या, डिराइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंपल प्रोटीन। ये सिंपल प्रोटीन फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल फाइब्रस, सिंपल ग्लोब्यूलर। कौन कौन से? सिंपल फाइब्रस, सिंपल ग्लोब्यूलर। अब एक बात का जवाब आप दोगे, यदि प्रोटीन फाइब्रस है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? सही है। और यदि प्रोटीन फाइबर है तो लॉन्ग होगा, कॉइल्ड होगा, थ्रेड लैग होगा, कोई नई बात है ही नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और ग्लोब्यूलर होगा तो कैसरी। यस, इसके एग्जांपल देख लो बच्चों। अब आप कोलाजन, एनिमल बॉडी में हाईएस्ट क्वांटिटी में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? एनिमल बॉडी में कोलाजन। लेकिन आपसे पूछा जाए इस अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आंसर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, रूबिस्को। ये ऑल इंडिया पीएमटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2012 में 4 क्वेश्चन थे बच्चों प्रोटीन से, 2 तो अभी बता दिए थे ना मैंने यार आपको। कौन कौन से? एक तो हीमोग्लोबिन वाला, एक ये आ गया, और एक याद करो लाइसाइन का स्ट्रक्चर था, और एक और क्वेश्चन है जो मिक्स क्वेश्चन है वो आ गया है। इसीलिए मैंने बोला था क्लास में, आपको याद हो तो, जब आपने ऑफलाइन क्लास अटेंड करी थी उस दिन मैंने आपको बोला था, ऑनलाइन में भी बोली थी यार ये बात, तो मैंने सबको बोला था कि प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सिंपल फाइब्रस प्रोटीन का एक एग्जांपल एलास्टिन, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़ चुके हो कनेक्टिव टिश्यू, जानते हो आप। केराटिन प्रोटीन, इसके बारे में पढ़ा चुके, नेल्स, हेयर, हॉर्न्स में मिलता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है ह्यूमन बॉडी का, बता चुका हूं। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है रूबिस्को, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन तो नाम से ही समझ में आ रहा है हीमोग्लोबिन में मिलेगा,
हिस्टोन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दो और एक लाइन स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। लाइसाइन एंड आर्जिनाइन अमाइनो एसिड्स आर मोर abundant, lysine and arginine amino acids are more abundant in histone protein. इस पे स्टार लगा दो 10-15, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। एक बात बता दो, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कौन सा मिलेगा, बस इतना बोल दो। पॉजिटिव मिलेगा। अरे यार बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है भाई, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है तो NH2 ज्यादा, NH2 ज्यादा तो NH3 पॉजिटिव ज्यादा, तो पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम, तो हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो अच्छा एक बात बताओ, हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन है कि बेसिक? कुछ बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, डीएनए का, आगे की बात बोल दी उन्होंने, मैं नहीं बोलूंगा हालांकि अभी डीएनए के बारे में और इस हिस्टोन को जोड़ने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला किसी बच्चे ने, मैं आगे बताऊंगा बच्चों उसको, वैसे थोड़ा सा रफली आइडिया दूंगा बस अभी। तो याद रखना, हिस्टोन कैसा प्रोटीन है, बेसिक। क्यों? अरे क्योंकि इसमें लाइसाइन आर्जिनाइन ज्यादा मिल रहे हैं, और लाइसाइन और आर्जिनाइन कौन से टाइप के अमीनो एसिड, बेसिक। यस। अब देखो बच्चों, आगे मैं आपको जब डीएनए पढ़ाऊंगा ना, तो डीएनए पे मिलता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे मिलता है नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन पे है पॉजिटिव चार्ज। डीएनए को पैक करने में काम आती है ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने में काम आती है। हाँ एक बात और, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये प्रोकैरियोट में नहीं मिलती, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है, तभी तो वहां पे क्रोमोजोम्स नहीं मिलते, और वहां पर डीएनए को बोला जाता है नेकेड डीएनए। प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा है, नेकेड। नेकेड क्यों बोला? बिकॉज डीएनए इज नॉट पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सेल बायोलॉजी में आएगा, आगे चल के ढंग से पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। यस, बस इतनी सी बात याद रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल प्रोटीन खत्म हुए और अब सुनिए आप, कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन जो है बच्चे, इसमें दो पार्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा इसमें प्रोटीन पार्ट, और एक मिलेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब एक बार बताओ आप, ये जो प्रोटीन पार्ट होगा, ये प्रोटीन पार्ट किसका बना हुआ होगा? बोलो, अमीनो एसिड का बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, प्रोटीन पार्ट किसका बनेगा? अमीनो एसिड का ही बनेगा, सही है। और इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंपाउंड प्रोटीन कैन हैव एनी सब्सटेंस बट रादर देन अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इस कंपाउंड प्रोटीन में, वो किसी का भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन नहीं बना हुआ होना चाहिए किसका? अमीनो एसिड का। क्यों?
यदि ये अमीनो एसिड का बन गया तो, यदि ये अमीनो एसिड का बन गया तो एक बच्चे ने पूछा सर रूबिस को प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता क्या? अरे यार ये सब बाद की बात है बच्चों, कौन कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलते हैं इनका सबका डिस्क्रिप्शन मैं देने लग गया ना, तो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों मेरे को ही खत्म करनी पड़ेंगी। बच्चों यहाँ जितना पढ़ा रहा हूँ उसको तो समझ लो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, आपका ध्यान है कहीं और। कंपाउंड प्रोटीन दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट, एक बच्चा बोला एमबीबीएस यहीं बनेंगे, बनना तो यहीं से, अरे लेकिन आज ही मत बनो ना, धीरे धीरे कर पढ़ना पड़ेगा आगे। हाँ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये, अच्छा एमडी भी यहीं से करेंगे, कर लो, बहुत बढ़िया। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है किसी का भी बना हुआ हो सकता है, बस अमीनो एसिड्स का बना हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट इस कंपाउंड प्रोटीन में क्या होगा, इसी के बेसिस पे प्रोटीन के टाइप में कंपाउंड प्रोटीन के कौन कौन से, देखो पढ़ते, यस स्टार्ट करते आगे चलते, देखो भाई पहला है न्यूक्लियो प्रोटीन, नाम से समझ में आ जाना चाहिए। बताओ नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा, बताओ नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा, देख लेते हो आगे चल के, है ना, वाह। डीएनए या आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक एक करके ले लेते हैं सबको, देखो सबसे पहले लेते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा इसमें बोलो, न्यूक्लिक एसिड। हाँ जैसे इसका एग्जांपल है क्रोमोजोम, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी में, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, और ये बना होता है डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन का, ये तो प्रोटीन पार्ट हो गया। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो गया बच्चों इसमें, डीएनए एंड आरएनए हो गया, हो गया ना। ऐसे ही राइबोसोम, राइबोसोम बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से। तो बताओ बच्चों राइबोसोम में नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, बताओ नॉन प्रोटीन पार्ट क्या, आरएनए, आरएनए मतलब देखो तीन टाइप के मिलते हैं आरएनए, एमटीआर, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नहीं अभी नाम ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो राइबोसोम के फॉर्मेशन में जो आरएनए काम आता है उसको क्या बोलते हैं बोलो, आरआरएनए। इसका एग्जांपल वायरस भी होगा, हाँ कोरोना वायरस भी होगा, वो भी इसी का बना हुआ है, किस किस का, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का, कहने का मतलब वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है एक टाइम का। हाँ वायरस देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा तो मैं वायरस के बारे में नहीं जानता, ये तो आप फिजियोलॉजी वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी उसमें पढ़ाया जाएगा। वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफली बता देता हूं मैं, ऐसा होता है, ठीक है। और इसके अंदर मिलता है या तो आरएनए या फिर डीएनए, ठीक है। तो देखो ये तो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया आरएनए या डीएनए। अब देखो उसके पीछे पड़ गए, मैंने बोला था कि एमआरएनए, और इनके नाम ध्यान नहीं रखने, एक स्टूडेंट है जो उसी के पीछे पड़ गया एमआरएनए क्या है, मैंने बोला था ना इसको ध्यान नहीं रखना, मतलब काम की बात पे ध्यान नहीं है, फालतू फालतू इधर उधर घुसते फिरते।
यही तो प्रॉब्लम है। तो जो समझना है वो समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम होगा ना। और ये इसका जो प्रोटीन, ये कैप्सिड बोलते हैं इसको। ये जो कोट बना होता है ना वायरस का, हाँ, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देख, तो एक प्रोटीन पार्ट हो गया, और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया ना भाई। वायरस की स्ट्रक्चर में याद रखना, या तो ओनली आरएनए मिलेगा या फिर ओनली डीएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मिल जाते हो, नो, नहीं मिलता। आप तो ये बता दो, वायरस एक टाइप का न्यूक्लियो प्रोटीन होगा कि नहीं हुआ? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रोमोप्रोटीन। इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख दो। आएगा, जिस साल आप एग्जाम दोगे क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्या आएगा मैं बता रहा हूँ अभी, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्रोमोप्रोटीन जो होता है ना बच्चों, इस क्रोमोप्रोटीन में नॉन अमीनो एसिड जो पार्ट होगा वो होगा पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलेगा मेटल और एक मिलेगा रिंग, और उस रिंग का नाम होता है पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, डिटेल इन प्लांट फिजियो। लेकिन इस रिंग का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से सुन लो। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को खुद को नहीं आता पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर, खत्म बात। अरे यार डिस्कशन है ही नहीं यार उसका। फिर से सुन लो। क्रोमोप्रोटीन जो होगा, उस क्रोमोप्रोटीन में नॉन अमीनो एसिड पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट जो मिलेगा उसको बोलते हैं पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। और इस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलेगा मेटल और एक मिलेगा पोरफायरिन रिंग। अब इसके एग्जाम्पल हैं आपके सामने ये देखो, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटल पूछा जाएगा बच्चों। जैसे हीमोग्लोबिन, मेटल कौन सा मिलता है? आयरन। साइटोक्रोम में भी क्या मिलेगा? आयरन। और हीमोसाइनिन में क्या मिलता है? बोलो, कॉपर। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, यहां से आएगा क्वेश्चन। मेटल ध्यान रखना है, कलर हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम दोनों का रेड होता है, और हीमोसाइनिन का कलर होगा ब्लू। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसमें। अगला है लाइपोप्रोटीन, नाम से समझ में आना चाहिए। बताओ, लाइपोप्रोटीन में नॉन अमीनो एसिड पार्ट क्या होगा? लिपिड होगा ना, पता लगता रहा नाम से। एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही सही, डिटेल में पढ़ोगे सेल बायोलॉजी में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या मिलेगा? बोलो, लिख तो रहा है सामने, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका एग्जाम्पल है कैसिनोजन। मिल्क में मिलता है प्रोटीन कैसिनोजन। ये जो कैसिनोजन प्रोटीन है ना, ये मिल्क में मिलता है बच्चों, कैसिनोजन प्रोटीन। हाँ, अरे प्रोटीन का नाम याद रखना है, और वो एग्जाम्पल खत्म। अगला सुनो, मेटेलोप्रोटीन। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना। बताओ, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये नहीं, इसके बाद पूछूंगा और क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने बोला है लाइपोप्रोटीन एक बार और बता दो। बताओ क्या दूं बच्चों इसमें, मैं क्या बताऊं? बताओ, बताऊं क्या मैं इसमें? अरे भाई इतनी सी तो बात थी लाइपोप्रोटीन में कि इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट लिपिड है, लिपिड और प्रोटीन मिलके लाइपोप्रोटीन। अब क्या बताऊं इसमें? बताओ, गजब करते हो बच्चों। हाँ, मेटेलोप्रोटीन। बताओ नॉन अमीनो एसिड पार्ट क्या होगा? मेटल होगा कि नहीं होगा?
अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, देखना मत, उसमें क्रोमोप्रोटीन पढ़ाया था, मेटल तो उसमें भी था, तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ? यस, वहां पे क्रोमोप्रोटीन में साथ में पोरफायरिन रिंग भी था। तीन चीजें थी मां, कौन कौन सी देख लो। एक तो था इसमें प्रोटीन पार्ट, एक था इसमें मेटल, और एक था पोरफायरिन रिंग। तीन चीजें थी। और यहां पे मेटल प्लस प्रोटीन है, बस मेटल और प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल समझ लेना बाप। आप बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंजाइम। और जो एंजाइम पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, वो तब तक रिएक्टिव नहीं होते जब तक उनके साथ मेटल ना मिले। जैसे कॉपर +2 टायरोसिनेज। ये ऑल इंडिया ये ऑल इंडिया पीएमटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। इतना सा पूछा गया था, कोफैक्टर ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम इज कैटलिस्ट। यस, जिनको केमिस्ट्री में कैटलिस्ट बोलते हैं ना, उनको बायोलॉजी में एंजाइम बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम। ठीक है, तो देखो ये तो है। इसको यार थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं ना, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, क्योंकि ऊपर कुछ और लिखना है मेरे को। देखो ये तो है कोफैक्टर, और ये है एंजाइम। ये एंजाइम है और ये है कोफैक्टर। मतलब ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसके साथ कॉपर +2 ना हो। मतलब टायरोसिनेज एंजाइम का, ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है ना, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ कॉपर +2 नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोफैक्टर ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम इज, आंसर आएगा कॉपर +2। ऐसे ही एनहाइड्रेज एंजाइम का कोफैक्टर होगा जिंक +2, आर्जिनेज एंजाइम का होगा Mn+2, काइनेज एंजाइम का होगा Mg+2। एक और बता देता हूं चलो, एक है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है। अब ये मत पूछना बच्चों कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता। अरे यार प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा भाई, मैं जानता था आप ये पूछोगे, जानता था पूछोगे। हाँ लेकिन इतना याद रखना, इनके कोफैक्टर क्या है। इनको ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, देख ट्रिक बता रहा हूं आपको एक। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे याद रख लेना। देखो भाई मेरा तरीका है, आप इससे अच्छा ट्रिक बना सकते हो तो बना लेना। मैंने तो आज तक जब भी बच्चों को बताया यही तरीका बताया। देखो कैसे, देखो ये तो हो गया कट, CUT कट, क्यूट बोल दो,
ये हो गया जनक, जनक मतलब फादर को बोलते हैं जनक। अरे यार ये थोड़ा सा, ये एक और इसमें वर्ड आएगा बीच में, छोटा वर्ड, कार्बोनिक, एक मिनट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पूरा नाम लिख देता हूं। तो ऐसे याद रख लेना, देखो इसको, ZNC जनक हो गया, ठीक है। Mn+2 मना हो गया है, मना। और ये हो गया मंकी, और ये हो गया मोनी, MONI। इससे पता है, इस लाइन से जो लास्ट वाली लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन, इससे ऑल इंडिया PMT 2008 में 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है। एक लाइन से 2 क्वेश्चन थे, इनके आपको एक तो कोफैक्टर लर्न करने हैं, यही करना है और कुछ करना ही नहीं। वो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक चीज बोल दिया मैंने, आता था इसलिए बोल दिया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, यही पूछा जाएगा ना, कोफैक्टर ऑफ काइनेज एंजाइम इज, तो Mg+2, बस ऐसे याद रख लेना, तरीका तो यही। आगे बढ़ते हैं, तो फिर कोफैक्टर क्या हुआ, some enzymes required metallic ions for their reactivity. These metallic ions are known as cofactor. Yes. और डिटेल में पढ़ेंगे आप इसको कहां पे, प्लांट फिजियोलॉजी। इसको बोलते हैं बेटा मॉलिबिडनम, इसको बोलते हैं मॉलिबिडनम, इसको मॉलिबिडनम बोलते हैं, ठीक है। एमओ, ठीक है। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। देखो दो हैं, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन है और एक म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन, दोनों में ही नॉन प्रोटीन पार्ट कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। तो फिर दोनों के नाम अलग अलग क्यों है, नॉन अमीनो एसिड जो पार्ट मिलेगा दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी का। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी स्ट्रक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 4% से कम मिलेगा, और म्यूकोप्रोटीन जो मिलेगा इसकी स्ट्रक्चर में मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यस, इतना सा डिफरेंस है। यदि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी लेस देन 4% है, ग्लाइकोप्रोटीन, मोर देन 4% है म्यूकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इस ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जांपल है, जैसे म्यूसिन प्रोटीन मिलता है अपनी सलाइवा में, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है वो। अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन अपने ब्लड में मिलते हैं, इनका भी नेचर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। बताओ इनमें से एंटीबॉडी कौन बनाता है, अल्फा बीटा और गामा में से। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। एक बच्चे ने बोला है सर ये आपने गलत बना दिया, मोर देन आएगा भाई, शाबाश हमारी गलती बताने के लिए, कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट हो ना यार आप लोग तो। 4% ज्यादा होगा तो म्यूकोप्रोटीन है ना, यस यस बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो याद रखना, एंटीबॉडी जो बनाता है वो बनाता है गामा ग्लोब्यूलिन। ये भी एक बार क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT में आ चुका है, लेकिन बहुत पहले आया था, लिख डालो गामा ग्लोब्यूलिन के सामने, गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन फॉर्म्स एंटीबॉडी। सारा इसी का चक्कर है आजकल तो, एंटीबॉडी का। इसका मतलब एंटीबॉडी क्या है, एक टाइप की प्रोटीन है। तो बच्चों एनसीईआरटी पेज नंबर 147 लास्ट पैराग्राफ निकालो अब आप, एनसीईआरटी पेज नंबर 147 लास्ट पैराग्राफ। और उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहां से है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, कोई नई बात नहीं जानते अपन,
प्रोटीन बोलो, पॉलीपेप्टाइड बोलो या पेप्टाइड बोलो, सबका मतलब एक। वहां पे आपको प्रोटीन के फंक्शंस दे रखे हैं, वहां पे दे रखा मिलेगा आपको सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सम प्रोटीन्स आर हॉर्मोन्स, सम फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। बताओ ये लाइन किसके लिए दी गई है? एंटीबॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन। पेज नंबर 147, लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 147, लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पढ़ना है। 4 फंक्शन हो सकते हैं प्रोटीन के। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हार्मोन हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हो सकते हैं जो एंजाइम हो सकते हैं, और कुछ प्रोटीन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। वो किसके लिए दिया? एंटीबॉडी के लिए। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अदर कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है GLUT4 प्रोटीन। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में, और इस पे लास्ट ईयर भी और बिफोर लास्ट ईयर भी बोला था इंपॉर्टेंट लगा दो, क्वेश्चन आएगा। आया कहां? पेज नंबर 147 पे जो लास्ट में एक टेबल दे रखा है, उसमें लास्ट का पॉइंट होगा GLUT4 प्रोटीन। ये ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है। बस इतना ही याद रखना है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल प्रोटीन कौन सा है बोलो? GLUT4 प्रोटीन है। ये ध्यान रखना है बस। हाँ सही है, आगे बढ़िए। म्यूकोप्रोटीन, इसके बारे में बात तो बताई दी मैंने, एक एग्जांपल याद रख लो उसका, ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन। नाम से ही समझ में आ रहा है कहां मिलेगा? बोन में। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, टेंडोम्यूकोप्रोटीन। कहां मिलेगा? टेंडन में। सही है। हाँ, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब एक पॉइंट और है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो सेल सरफेस पे मिलते हैं, वो सेल रिकॉग्निशन में हेल्पफुल है। और बच्चों यही काम ग्लाइकोलिपिड भी करता है। वहां जब मैं आपको ग्लाइकोलिपिड पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि यहां नहीं बताऊंगा, इसको आगे चल के पढ़ाएंगे डिटेल इन सेल बायोलॉजी, लेकिन रफली आइडिया मैं आपको अभी दे रहा हूं कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये दोनों के दोनों ही सेल रिकॉग्निशन में हेल्पफुल है। कैसे? देखो, इस बात को मैं आपको ह्यूमन बीइंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ह्यूमन बीइंग में एग सरफेस पे एक प्रोटीन मिलता है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन बोलते हैं इसको, प्रोटीन है। और जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म पे मिलता है एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं दोनों प्रोटीन। यही रीजन है कि सिमिलर स्पीसीज का स्पर्म ही सिमिलर स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ह्यूमन बीइंग का एग है और ह्यूमन बीइंग का ही स्पर्म है, तो वो स्पर्म पहचान पाएगा उसको, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सेल ने कैसे पहचाना एग ने उसको? इस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से। एग पे एक प्रोटीन मिलता है, फर्टिलाइजन प्रोटीन बोलते हैं उसको। स्पर्म पे मिलता है एंटी फर्टिलाइजन। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। यही रीजन है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्म किसी अदर स्पीसीज का ले लिया और एग किसी अदर स्पीसीज का ले लिया और फ्यूजन हो जाए। नो। अब आप बोलोगे सर तो फिर म्यूल कैसे बना? अरे बच्चों, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, मैं नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। यस, नेचुरल प्रोसेस। और वो भी ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, आगे चल के पढ़ोगे आप। हाइब्रिडाइजेशन भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही पॉसिबल है। हॉर्स प्लस डोंकी के क्रॉस से बनाते हैं।
तो क्लोजली रिलेटेड है ये, इसका एग्जांपल नहीं म्यूल, ध्यान रखना, हटा रहा हूं उसको मैं। ओवम के ऊपर जो प्रोटीन होता है वो फर्टिलाइजर है ना, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, सेल को पहचानने का काम। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा नहीं जाना इसमें अंदर, कि बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत सारी जगहों पे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यही पढ़ोगे। अगला है डिराइव्ड प्रोटीन, पहले ही बता दिया था। सिंपल प्रोटीन, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। देखो सिंपल प्रोटीन एंड कंपाउंड प्रोटीन का या तो हो जाए डीनेचुरेशन या फिर हो जाए डाइजेशन, तो बनने वाली प्रोटीन को बोला जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, इसका हुआ डीनेचुरेशन, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के डीनेचुरेशन से बन गया फाइब्रिन। तो फाइब्रिन क्या है, एक टाइप का प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है। ऐसे ही मायोसिन एक प्रोटीन है, इसका हुआ डीनेचुरेशन, ये कन्वर्ट होगा मायोसिन में। तो मायोसिन भी एक टाइप का क्या है बच्चों, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन हो गया। ये रहे ना, एग्जांपल लिख तो रहे हैं यार। फाइब्रिन कहां से आया, फाइब्रिनोजन के डीनेचुरेशन से। फाइब्रिनोजन कौन सा प्रोटीन है, लेसिथो प्रोटीन बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना। और मायोसिन, ये तो आप बताओ ना यार, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल था, सिंपल प्रोटीन, पढ़ा था। ठीक, लेकिन कोई प्रोटीन था, उस प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, तो प्रोटीन के डाइजेशन से सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस के डाइजेशन से पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड, और लास्ट में कन्वर्ट होगा किसमें, अमीनो एसिड। तो ये जितने भी प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों आपको, ये सभी बताओ डाइजेशन से बने कि नहीं बने। तो इनको क्या बोलोगे, बोलो सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन बोलेंगे। ठीक, और आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, अगले टर्न पे स्टार्ट होगा बहुत जोरदार टॉपिक, मजा आ जाएगा इसमें, बहुत कंफ्यूज करूंगा मैं, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड जोरदार। स्पाइरली कोल्ड बोलो या हेलिकली कोल्ड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ओके, चलते हैं बच्चों।